नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे वर्ण और उसके भेदों के बारे में। सबसे पहले तो बच्चों हम यह सीखेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। छोटी इकाई से तात्पर्य है हम जिस भी भाषा का प्रयोग करते हैं उसके लिए वाक्य का प्रयोग करते हैं, और वाक्य शब्दों के मेल से बनते हैं और शब्द बनते हैं वर्णों के मेल से। तो वर्ण से छोटी कोई इकाई नहीं होती, इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसलिए वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं। इस प्रकार से यानी कि हम जो भी कुछ बोलते हैं उन उच्चरित ध्वनियों को, यानी कि उन उच्चारण बोली जाने वाली ध्वनियों को व्यक्त करने वाले लिखित चिन्ह जो होते हैं, उन ध्वनियों को हम जिन चिन्हों के द्वारा लिखते हैं उनको वर्ण कहते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। इस प्रकार से वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण के बिना भाषा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बेटा, वर्ण से ही हम शब्द बनाते हैं और शब्दों से वाक्य, जिससे कि भाषा बनती है। इस प्रकार से वर्ण की जो परिभाषा है वो होगी, उच्चरित ध्वनियों को व्यक्त करने वाले लिखित चिन्ह वर्ण अथवा अक्षर कहलाते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, अतः ये भाषा का मूलाधार है। मूलाधार का मतलब मूल आधार, यानी इसके बिना भाषा संभव नहीं है। अब है बेटा कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्ण तो कहते हैं एक अक्षर को। अब माला क्या होती है? माला में बहुत सारे, जैसे मोतियों की माला, तो एक मोती को तो हम मोती ही कहेंगे, लेकिन अगर बहुत से मोतियों को एक धागे में पिरो दिया जाए तो वो माला बन जाती है। इसी प्रकार से सभी वर्णों को लगातार क्रमबद्ध का मतलब लगातार उसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में वे बने हैं उस तरह से लिखा जाए तो वो वर्णमाला कहलाता है। यानी कि वर्णों के व्यवस्थित अथवा क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों के बाद व्यंजन आते हैं, यानी वर्णमाला के अंदर स्वर और व्यंजन आते हैं। पहले स्थान स्वरों का है, व्यंजन उसके बाद आते हैं। इस प्रकार से वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब है बेटा कि स्वर किसे कहते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण में हवा बिना किसी बाधा के मुख से निकलती है, हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, तो उस समय कुछ मात्रा में हवा हमारे मुख से बाहर निकलती है। तो कुछ वर्णों के उच्चारण में तो वह हवा सीधी निकल जाती है बिना बाधा के, और कुछ वर्णों के उच्चारण में हवा मुख के किसी न किसी भाग से टकरा कर बाहर निकलती है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में हवा बिना किसी बाधा के मुख से बाहर निकलती है वे स्वर कहलाते हैं, यानी कि स्वर स्वतंत्र होते हैं, इन्हें बिना किसी रुकावट के बोला जा सकता है। हिंदी भाषा में स्वरों की मात्रा 11 होती है और स्वर के 3 भेद होते हैं। जो 11 स्वर हैं, अ से लेकर औ तक, उन्हें 3 भेदों में बांटा गया है। सबसे पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, यानी कि सबसे छोटे स्वर, जिनके उच्चारण में कोई किसी प्रकार की बिल्कुल भी बाधा नहीं आती और जिनका उच्चारण करते समय उच्चारण करने में समय बहुत ही कम लगता है। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, अ, ई, छोटा ऊ, री, ये चारों ह्रस्व स्वर। इसके बाद आता है बेटा दीर्घ स्वर। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, यानी कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगे। ह्रस्व क्या था? छोटा। दीर्घ मतलब बड़ा, यानी ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगे, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर 7 होते हैं, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ,
ए, ऐ, ओ, औ, ये सब क्या है? दीर्घ स्वर। इसका स्वर का तीसरा भेद है बेटा प्लुत स्वर, जो कि हिंदी भाषा में बहुत कम प्रयोग होता है। इसका प्रयोग लंबे उच्चारण के लिए किया जाता है। इसमें ह्रस्व से तिगुना समय लगता है। जैसे हमें किसी को दूर से पुकारना है, या जैसे ओम की ध्वनि है, तो इसमें हम कैसे बोलते हैं? ओम। इस प्रकार से ओ को लंबा करके हम बोलते हैं, तो इसे प्लुत स्वर कहते हैं। तो बेटा ये तो था हमारा स्वर। अब हमारा आ जाता है व्यंजन, यानी कि वर्ण का दूसरा भेद व्यंजन। हिंदी भाषा में 33 व्यंजन हैं। इन्हें भी 3 भागों में बांटा गया है: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत वे व्यंजन आते हैं जिनके उच्चारण में हवा मुख के किसी न किसी भाग से टकराकर बाहर निकलती है। जैसे हमारे मुख के अंदर कंठ, और कंठ के बाद मुख के ऊपर के हिस्से को कहते हैं तालु, मूर्धा, कंठ, और दांत और होंठ। इस प्रकार से किसी न किसी भाग को स्पर्श करके हवा बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श, इसीलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। क से लेकर मैं तक के, क से लेकर मैं तक के 25 व्यंजन, 25 वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि पांचों वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये पांचों वर्ग में जो 5-5 वर्ण होते हैं, ये 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद बेटा आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, इन चारों को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अंतस्थ का मतलब है कि इनकी गणना ना तो स्वरों में होती है और ना ही व्यंजनों में, ये मध्य के वर्ण होते हैं, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। य, र, ल, व, ये चारों अंतस्थ व्यंजन हैं। इसके बाद आता है ऊष्म व्यंजन। श, श, स, ह, ये चारों व्यंजन ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो इस प्रकार ये थे स्वर और व्यंजन। अब बेटा कुछ अन्य वर्ण भी होते हैं, जैसे अड़, ढ, ये दोनों अन्य व्यंजन हैं। कुछ आगत वर्ण होते हैं। आगत का मतलब है दूसरी भाषाओं से आए हुए वर्ण जो हमारी हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे अ, ज, फ, ये क्या है? आगत वर्ण है। और इन्हें आगत वर्ण इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे हम हिंदी में कई इंग्लिश शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे डॉक्टर, चॉकलेट, बॉल, ये सब क्या है? इंग्लिश के वर्ड है और हम इन्हें हिंदी में भी लिखते हैं। हिंदी में लिखते समय इनके ऊपर, जैसे चॉकलेट, चौ के ऊपर केवल चांद लगा दिया जाता है, बिंदु नहीं आती, केवल चांद लगा दिया जाता है, यानी ये अ का चिन्ह है। और इसका साउंड भी इसी तरह से होता है, चॉकलेट, ना ओ का साउंड होता है ना आ का, ये मध्य का साउंड होता है। तो इसलिए ये आगत वर्ण है, ये ज़्यादातर अंग्रेजी के शब्दों के ऊपर लगाया जाता है। ज और फ के नीचे एक बिंदी लगा दी जाती है जिसे कि नुक्ता कहते हैं, और ये अरबी और फारसी के शब्दों के नीचे प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद है संयुक्त वर्ण। हिंदी में 4 संयुक्त वर्ण हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, जो कि संयुक्त वर्ण का मतलब है एक से अधिक वर्णों से मिलकर बनना। क्ष जो वर्ण है वो क प्लस श प्लस अ से बना है। इसी तरह से त्र, त प्लस र प्लस अ, ज्य, ज प्लस य प्लस अ, और श्र, श प्लस र प्लस अ। तो इस प्रकार से ये 3 वर्णों से मिलकर बने हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त वर्ण कहा जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अयोगवाह। अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। अनुस्वार का चिन्ह बिंदी होता है और विसर्ग का चिन्ह होता है
दो बिंदियाँ, जैसे कि संतरा, पंडित, इनमें स और प के ऊपर बिंदी लगी है जिसे अनुस्वार कहा जाता है। अतः, प्रायः, इसमें य के पीछे और त के पीछे दो बिंदियाँ लगी है जिसे कि विसर्ग कहते हैं और इसकी आवाज़, इसकी ध्वनि ह की तरह होती है। अतः, प्रायः। ठीक है बेटा। आगे अब हम पढ़ेंगे रै के विविध रूप, यानी रै के अलग अलग रूप। रै का प्रयोग हम किस किस रूप में करते हैं? तो एक तो रै का प्रयोग किया जाता है जो वर्ण के ऊपर लगाया जाता है, जिसे रेफ कहते हैं, और दूसरा रै का प्रयोग होता है नीचे वर्ण के पैरों में, इसलिए इन्हें पदेन र कहा जाता है। जो रेफ होता है वो वर्ण के ऊपर लगता है और इसमें र आधा होता है। जैसे वर्ष, वर्ष में व फिर र आधा है और श पूरा है, इसलिए इसे ऊपर लगाया जहाँ इसकी आवाज़ आती है उससे अगले वर्ण के ऊपर इसको लगाया जाता है। दूसरा है पदेन रै, जैसे शब्द है प्रकाश, यानी पै के पैरों में र लगा है, प्रकाश, इसलिए इसको पदेन कहा जाता है। जो पदेन र होता है वो हमेशा पूरा होता है, इसमें व्यंजन आधा होता है और र पूरा होता है। व्यंजन स्वर रहित, जो व्यंजन स्वर रहित होगा उसे आधा कहा जाएगा। तो प इसमें स्वर रहित है और र पूरा है, तो स्वर रहित व्यंजन को हम हलंत लगाकर प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से प्रकाश का यदि हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो पै आधा, यानी कि पै के नीचे हलंत आएगा और र पूरा। तो पदेन रै जो होता है वो पूरा होता है और रेफ जो होता है वो आधा होता है। इसी प्रकार से पदेन रै का दूसरा रूप है दो डंडों के रूप में, जो पैरों में लगाया जाता है, जैसे कि ट्रक, ट्रक के नीचे जो लगाया जाता है वो भी पदेन रै है और यह भी हमेशा पूरा होता है। तो आशा है बेटा आपको ये पाठ समझ आ गया होगा। धन्यवाद।